पंचम भाव से प्रमुख सूत्र क्या निकलते हैं? तो एक पहली बात कि किसी भी स्थिति में जब पंचम भाव का संबंध मंगल या गुरु या सूर्य से हो जाए तो ये पंचम भाव को बलवान बना देने वाली बात हो जाती है। क्यों होगा? क्योंकि पंचम भाव से सूर्य का संबंध बनेगा तो नैसर्गिक रूप से पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, और अगर मंगल का संबंध बनेगा तो पंचम भाव से अगर मंगल का संबंध होगा तो व्यक्ति के धर्म पालन में उसकी रुचि कभी भी अरुचि में नहीं बदलेगी, वो धर्म पालन में कभी भी अरुचि पैदा नहीं करेगा या न दर्शाएगा। और गुरु तो वैसे भी समझ में आते हैं, पंचम के तो वो कारक ही होते हैं, इसकी तो व्याख्या करने की अलग से आवश्यकता है नहीं। तो इस हिसाब से जन्म कुंडली के पंचम भाव से इन तीनों ही ग्रहों का अगर संबंध बनता है तो वो सारे ही जो विषय हैं जो पंचम भाव से विचार किए जाते हैं सब आपके पक्ष में आ जाएंगे। धन हो जाए, बुद्धि हो जाए, धन का सुख हो जाए, माता का सुख हो जाए, चरित्र का सुख हो जाए, ज्ञान का सुख हो जाए, विवेक का सुख हो जाए, यश का हो जाए, पराक्रम का परिणाम हो जाए, समाज से प्रेम का हो जाए, पति के प्रेम का हो जाए, पत्नी के प्रेम का हो जाए, संतान के प्रेम का हो जाए, नौकरी का हो जाए, इन सब का प्रभाव आपकी कुंडली में स्वतः मिल जाएगा। कब? जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से गुरु, मंगल और सूर्य का संबंध बन जाए। या तो ये बैठे हों, या तो ये देख रहे हों, या तो इन भाव के स्वामी पंचमेश के साथ इन तीनों ग्रहों का संबंध बनता हो। इसका अर्थ क्या निकला कि अगर ये सिद्धांत जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट में, नवांश वर्ग चार्ट में और दशमांशा वर्ग चार्ट में अगर बन रहा हो तो भी हम खुश होंगे, अप्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रह हमें कभी भी अप्रसन्नता नहीं देने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने एक बात बताई थी कि जन्म कुंडली के नवम भाव से अगर गुरु या सूर्य का संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती ही है, वो यशोवान होता है, वो भाग्यशाली और धार्मिक होता है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली के पंचम भाव पर भी यही सिद्धांत लागू हो रहा है कि अगर जन्म कुंडली का पंचम भाव गुरु, सूर्य और मंगल से आच्छादित हो तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा अच्छा हो जाता है, उसके भाग्य की चिंता उसको नहीं करनी पड़ती है, बल्कि उसका भाग्य वर्धन हो जाता है। क्लियर है? इसमें और भी बात है। ये तो पहला सिद्धांत रहा। दूसरा सिद्धांत है जो क्या कहता है कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे पापग्रह, मंगल को मैं यहां घेर रहा हूं, इसके अतिरिक्त अगर शनि, राहु, केतु का संबंध अगर पंचम भाव में बनता है तो वो गर्भ की पुष्टि कमजोर करते हैं, गर्भ को कमजोर करते हैं, गर्भ को विकसित नहीं होने देते हैं, गर्भ धारण में दिक्कत करते हैं, संतान को प्राप्त करने, संतान से मतभेद, संतान को प्राप्त करने में दूरी, संतान से मतभेद में निकटता, मतभेद ज्यादा हो जाए, घर से दूर रहें। नौकरी अगर है तो पति पत्नी प्रायः दूर रहें, क्योंकि ये प्रेम संबंधों का भी होता है, प्रेम प्रकट करने का भी होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में शनि, राहु बैठे हो ना, उस व्यक्ति के विवाह होने से पहले ही एक दो बार टूट चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, ये विवाह होने में भी दिक्कत देते हैं, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में जो मिलन होता है विचारों का, बुद्धि का सामंजस्य जो होता है वो पंचम भाव से ही देखा जाता है। क्योंकि हमारे बुद्धि का प्राकट्य जन्म कुंडली के बुद्धि है, तो सामान्यतः बुद्धि का विचार किया जाता है, तो वो कैसी बुद्धि है? तो शनि, राहु, केतु से प्रभावित है तो कलुषित, कड़वी और कभी कभी निर्दयी बुद्धि का सहारा यहां से ये ग्रह ले जाते हैं। मतलब अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से शनि, राहु, केतु का संबंध बनता है तो हमें अपनी बुद्धि को शांत रखना होगा, बोलने से पहले वाणी को संतुलित करना होगा, उस पर विचार करना होगा। सत्य बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अप्रिय बोल रहे हैं, यह भी विचार करना होगा। उसके बाद हमारे सुत, हमारे संतान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, पति पत्नी के बीच के संबंध कैसे विकसित हो रहे हैं, इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। यह जन्म कुंडली के पंचम भाव का दूसरा सिद्धांत है। उसके बाद जन्म कुंडली के, अगर मैं बात करूं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से एक सिद्धांत और है जो काम करेगा, जो एक ग्रह को लेकर के है, और वो है जन्म कुंडली के गुरु। अगर जन्म कुंडली के, चूंकि पंचम भाव के कारक होते हैं गुरु, पर अगर वो अकेले बैठे हैं तो कई बार वो एक तरीके की संतति देंगे, या तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो। कई बार 75% कुंडलियों में मैंने भी ये बात देखी है। जबकि पंचम भाव के बुध के बारे में, अब एक एक ग्रह की बात अगर कर लें तो पंचम भाव के बुध के बारे में ये बात कही गई कि युक्ति संगत बात व्यक्ति कई बार नहीं करता, या वक्त पे उसकी चीजें भूल जाती है। परीक्षा हॉल में जाएंगे, भूल जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या याद करके आए थे। मतलब वक्त पे बुद्धि काम ना करे, ऐसा संभव है अगर अकेले बैठे हो तो। क्योंकि आचार्य वैद्यनाथ का यह सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु परिणाम नहीं करते, शून्य हो जाते हैं, खास करके तब और जब उन पर किसी भी एक भी ग्रह की, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती। जबकि बुद्ध के बारे में यह बात कही गई कि बुद्ध अकेले बैठे हों और उन पर किसी ग्रह की अगर दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति वक्त पे अपनी चीजें भूल जाता है। जैसे बजरंगबली समुद्र के सामने आ गए तो अपनी शुक्ति ही भूल गए, और मुझे तो कुछ समझिए, मैं तो, उन्हें पता ही नहीं था कि वो समुद्र को लांघ सकते हैं, जामवंत जी ने अगर नहीं बताया होता तो ऐसी स्थिति जातक की हो जाती है। यह तीसरा सिद्धांत था।
जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित एक और भी बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो समझना होगा कि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी किसी भी स्थिति में 12वें भाव में जाकर बैठ रहे हों या 12वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराज रहे हों, तो आपको अपने घर की यात्रा तय करनी नहीं चाहिए। कोशिश करिए घर से दूर जाइए, क्योंकि आपका जो यश है, जन्म कुंडली के पंचम भाव से यश का विचार किया जाता है, वो विदेश बैठा है। आपका यश आपके बाहर से मिलने वाले, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मतलब विदेश का यश प्राप्त हो।